टाइटैनिक एक अविस्मरणीय त्रासदी। साल 1912 की बात है। ये वह दौर था जब दुनिया तकनीकी प्रगति की ऊंचाइयों को छू रही थी। जहाज निर्माण की दुनिया में एक नया सितारा चमकने वाला था, आरएमएस टाइटैनिक। इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज माना गया था, जिसे अकल्पनीय कहा जाता था। परंतु किसे पता था कि यह भव्य जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। टाइटैनिक का निर्माण हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में किया गया था। यह जहाज ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का हिस्सा था और इसे विलियम पीरी, थॉमस एंड्रूज और अलेक्जेंडर कार्लाइल ने डिजाइन किया था। इस जहाज की लंबाई 882 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। इसमें 16 वाटरटाइट चेंबर थे, जिनकी वजह से इसे अकल्पनीय कहा जाता था। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के केबिन थे, जिनकी सुविधाएं अपने स्तर के अनुसार दी गई थीं। प्रथम यात्रा की शुरुआत, टाइटैनिक की रोमांचक शुरुआत। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन से प्रस्थान। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से शुरू हुई। ये यात्रा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने नए और भव्य जहाज टाइटैनिक के माध्यम से न्यूयॉर्क, अमेरिका पहुंचने का था। जहाज के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह था, क्योंकि टाइटैनिक को अकल्पनीय और बेजोड़ माना जा रहा था। टाइटैनिक ने सुबह के समय साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की। जहाज के पास लगभग 2224 लोग सवार थे, जिसमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इस यात्रा का नेतृत्व किया, और यह उनकी अंतिम यात्रा भी थी। जहाज ने पहले क्वींसटाउन, अब कोब, आयरलैंड और फिर चेरबर्ग, फ्रांस के बंदरगाहों पर रुकने का कार्यक्रम तय किया था, जहां कुछ यात्री चढ़ने थे। टाइटैनिक का स्वागत। टाइटैनिक के प्रस्थान के साथ ही इस विशाल और शानदार जहाज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं और उम्मीदें थीं। यह जहाज न केवल अपने विशाल आकार और शानदार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी विलासिता और सुविधा के लिए भी इसे अभूतपूर्व माना जा रहा था। पहली श्रेणी के यात्री, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, वे इस यात्रा को एक शानदार अनुभव के रूप में देख रहे थे। इन यात्रियों के लिए जहाज पर शानदार भोजनालय, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और फिटनेस सेंटर जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी उचित सुविधाएं प्रदान की गई थीं। हालांकि पहली श्रेणी के मुकाबले उनकी सुविधाएं सीमित थीं। पहली श्रेणी के यात्री। इस यात्रा में कई प्रसिद्ध और अमीर लोग शामिल थे। जॉन जेकब एस्टर एव, जो एक बड़े व्यवसायी और अमीर व्यक्ति थे। एसाइडी एस्टर, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी। मोल्ली ब्राउन, जिन्हें अनस्टॉपेबल मोल्ली ब्राउन के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्होंने बाद में जहाज के डूबने के दौरान बहुत साहस दिखाया। दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्री। जहाज की यात्रा में कामकाजी वर्ग के लोग भी शामिल थे, जो अमेरिका जाने के लिए अपने परिवारों के साथ यात्रा कर रहे थे। इन यात्रियों के लिए जहाज पर उतनी भव्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक की सुविधाएं उन समय के अन्य जहाजों से बेहतर थीं। तीसरी श्रेणी के यात्री खासतौर पर आयरिश और यूरोपीय प्रवासी थे, जो बेहतर जीवन की तलाश में न्यूयॉर्क जा रहे थे। इन यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और आरामदायक केबिन थे, हालांकि इनकी तुलना में प्रथम श्रेणी में अधिक विलासिता थी। चेतावनियां और हिमखंड का खतरा। यात्रा के दौरान जहाज के कप्तान और चालक दल को हिमखंडों के बारे में चेतावनियां मिली थीं। लेकिन जहाज की डिजाइन और संरचना को लेकर लोगों का विश्वास इतना मजबूत था कि इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कई अन्य जहाजों ने बर्फीले पानी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन टाइटैनिक की गति में कोई कमी नहीं आई। 11 अप्रैल 1912। पहला पड़ाव चेरबर्ग, फ्रांस। 11 अप्रैल को टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कुछ यात्री चढ़े और कुछ अन्य यात्री जहाज से उतर गए। यहां पर टाइटैनिक ने अपनी शानदार उपस्थिति और विशाल आकार से सबका ध्यान खींचा। इस बंदरगाह पर कुछ समय के लिए रुका और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। 12 अप्रैल 1912। दूसरा पड़ाव क्वींसटाउन, आयरलैंड। 12 अप्रैल को टाइटैनिक ने क्वींसटाउन, अब कोब, आयरलैंड का रुख किया। यहां पर भी कुछ यात्री चढ़े और बाकी यात्री जहाज से उतर गए। क्वींसटाउन से टाइटैनिक ने अपने अंतिम पड़ाव की ओर यात्रा शुरू की, जहां से इसका लक्ष्य न्यूयॉर्क था। समुद्र में गति। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में बहुत तेजी से यात्रा कर रहा था। यह जहाज समुद्र में अन्य जहाजों के मुकाबले बहुत अधिक गति से चल रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि इस जहाज को न तो कोई बर्फीला पहाड़, हिमखंड डुबो सकता था और न ही किसी प्रकार की कोई तकनीकी खामी हो सकती थी। यात्रा के दौरान कुछ यात्री और चालक दल के सदस्य भी जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद ले रहे थे। पहली श्रेणी के यात्री समुद्र में सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्री अपने सीमित क्षेत्र में आराम कर रहे थे। खूबसूरती और सुविधाएं। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं, बल्कि चलता फिरता महल था। इसमें पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए भव्य रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, पुस्तकालय और तुर्की स्नानघर थे। दूसरी श्रेणी में भी अच्छा आराम और भोजन की सुविधा थी।
तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन उस समय के अन्य जहाजों की तुलना में फिर भी बेहतर थीं। खतरे की शुरुआत 14 अप्रैल 1912 की रात, जहाज अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनकी टीम को कई बर्फबारी हिमखंड की चेतावनियां मिली थीं, लेकिन टाइटैनिक की गति कम नहीं की गई। माना जाता था कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं डुबो सकता। रात 11:40 बजे, जहाज के आगे तैनात चौकीदारों ने एक विशाल हिमखंड को देखा। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, परंतु विशाल जहाज अपनी तेज गति के कारण समय पर नहीं मुड़ सका। बर्फ का ये पहाड़ जहाज के दाहिने हिस्से से टकराया और उसकी बॉडी में एक लंबी दरार बन गई। डूबता जहाज, टाइटैनिक का डूबना, पल पल की कहानी। 14 अप्रैल 1912, टक्कर की घड़ी। 14 अप्रैल 1912 की रात, टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी पूरी गति 22.5 नॉट्स या लगभग 41.7 किलोमीटर घंटा से आगे बढ़ रहा था। जहाज को पहले ही कई बर्फबारी हिमखंड की चेतावनियां मिल चुकी थीं, लेकिन इसे अकल्पनीय जहाज माना जाता था, इसलिए गति कम नहीं की गई। रात 11:40 बजे, जहाज के आगे तैनात चौकीदार फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली ने अचानक एक विशाल हिमखंड देखा। उन्होंने तुरंत पुल ब्रिज को आइसबर्ग बिल्कुल सामने का संकेत दिया। पहली अधिकारी विलियम मडॉक ने जहाज को मोड़ने, हार्ड स्टारबोर्ड और इंजन को पीछे करने का आदेश दिया, लेकिन जहाज बहुत बड़ा और भारी था, जिससे वह समय पर नहीं मुड़ सका। हिमखंड टाइटैनिक के दाहिने स्टारबोर्ड हिस्से से टकराया, जिससे जहाज की स्टील प्लेटें फट गईं और 5 वाटरटाइट चैम्बरों में पानी भरने लगा। टक्कर के बाद की स्थिति। रात 11:50 बजे, पानी तेजी से जहाज के निचले हिस्सों में भरने लगा। डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने स्थिति का आकलन किया और कप्तान एडवर्ड स्मिथ को बताया कि जहाज 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। कप्तान ने तुरंत रेडियो ऑपरेटरों को एसओएस सिग्नल भेजने का आदेश दिया। रात 12:15 बजे, टाइटैनिक ने अपने पहले एसओएस और सीक्यूडी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे। सबसे नजदीकी जहाज आरएमएस कैलिफोर्नियन केवल 20 मील दूर था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। लगभग 58 मील दूर आरएमएस कारपैथिया ने सिग्नल पकड़ा और बचाव के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन उसे वहां पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। लाइफ बोट्स को उतारना शुरू। रात 1:45 बजे, कप्तान ने यात्रियों को लाइफ बोट्स में जाने के लिए कहा। महिलाएं और बच्चे पहले का नियम लागू किया गया। कुल 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें सिर्फ 1178 लोगों की जगह थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग सवार थे। अफरा-तफरी और अनुशासन की कमी के कारण कई नावें आधी खाली रह गईं। रात 1:10 बजे, जहाज का अगला हिस्सा बोट धीरे धीरे पानी में समाने लगा। कई यात्रियों को अब भी उम्मीद थी कि जहाज डूबेगा नहीं। बेंजामिन गुगनहाइम जैसे कुछ अमीर यात्रियों ने जहाज पर ही रहने का फैसला किया और औपचारिक कपड़े पहन लिए, ये कहते हुए हम सभ्य पुरुषों की तरह मरेंगे। आखिरी संघर्ष और जहाज का टूटना। रात 2 बजे, टाइटैनिक का आगे का हिस्सा लगभग पूरा डूब चुका था। अब केवल 4 लाइफ बोट्स बची थीं, लेकिन जहाज तेजी से नीचे जा रहा था। कई यात्री समुद्र में कूदने लगे, लेकिन बर्फीले पानी में कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई। जहाज का पिछला हिस्सा स्टर्न ऊपर उठने लगा और टाइटैनिक लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुक गया। रात 2:18 बजे, जहाज का वजन अधिक होने के कारण वह 2 टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा बोट तेजी से समुद्र में डूब गया। दूसरा टुकड़ा स्टर्न कुछ देर तक पानी में सीधा खड़ा रहा और फिर समुद्र में समा गया। कुल 1500 से अधिक लोग समुद्र में फंसे रह गए। रात 2:20 बजे, टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया। समुद्र की सतह पर केवल चिल्लाहटें, टूटे हुए जहाज के टुकड़े और कुछ लोग लाइफ जैकेट के सहारे तैर रहे थे। डूबने के बाद का मंजर। समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे ज्यादातर लोग 10-15 मिनट के भीतर ठंड से मर गए। लाइफ बोट्स के पास बैठे लोगों ने उनकी चीखें सुनी, लेकिन केवल लाइफ बोट नंबर 14 वापस जाकर कुछ लोगों को बचा सकी। लगभग 706 लोग बच पाए, जबकि 1500 से अधिक लोग मारे गए। हिमखंड के टकराने से जहाज के वाटरटाइट चेंबर पानी से भरने लगे। थॉमस एंड्रूज ने स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि जहाज अब बच नहीं सकता। रात 12:15 बजे, कैप्टन स्मिथ ने एसओएस सिग्नल भेजा, लेकिन पास के जहाजों तक ये संदेश समय पर नहीं पहुंचा। नजदीकी जहाज कैलिफोर्नियन कुछ ही मील की दूरी पर था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट थी, जो केवल 1178 लोगों को बचा सकती थी, जबकि जहाज पर 2224 लोग थे। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अफरा-तफरी और अनुशासन की कमी के कारण कई लाइफ बोट आधी खाली रह गईं। रात 2:20 बजे, टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में समा गया। बचे हुए लोग और बचाव अभियान। सुबह 4 बजे, आरएमएस कारपैथिया नामक जहाज घटनास्थल पर पहुंचा और 706 बचे हुए लोगों को बचाया।
लेकिन 1500 से अधिक लोग समुद्र में डूब गए या ठंड से मर गए। परिणाम और सबक। इस त्रासदी के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। सभी जहाजों पर पर्याप्त लाइफबोट रखना अनिवार्य कर दिया गया और रेडियो ऑपरेटर को हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। आज भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक मानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति के सामने घमंड करना खतरनाक हो सकता है। टाइटैनिक की पहली यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी, जो अपनी विलासिता, भव्यता और उच्च तकनीकी मानकों के कारण चर्चा का विषय बन गई। जहाज पर सवार लोग इस यात्रा को एक अद्वितीय अनुभव के रूप में देख रहे थे, और बहुत से लोग इसे एक तरह का साहसिक रोमांच मान रहे थे। हालांकि, ये यात्रा अपनी त्रासदी के कारण इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुई। लेकिन पहले कुछ दिनों तक ये यात्रा सबसे शानदार और सफल यात्रा की तरह प्रतीत हो रही थी।